गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इति आपके साथ लेके आई हूँ मैनेजमेंट स्टडीज़, और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। आपका टॉपिक चल रहा था कल यूटिलिटी एनालिसिस। हम लोग ने काफ़ी हद तक उसमें कवर कर लिया था कि यूटिलिटी क्या होती है, कितने तरीके की यूटिलिटी होती है, और उसके बाद मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था कि आप पढ़ के आएंगे रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। उसको करने से पहले कल आपका एक टॉपिक जो रह गया था वो था आपका अजम्पशंस ऑफ TU एंड MU। आज हम पहले अजम्पशंस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप पे चर्चा करेंगे। मतलब अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि वो कौन से ऐसी बातें हैं जो हम मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट रहती हैं या फिर ये वेरिएबल रहती हैं, जिससे हमारी जो टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो हम बनाने में मतलब अच्छे से हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व बनता है, और जो रिलेशनशिप बिटवीन है TU और MU का वो इस्टेब्लिश होता है तीनों स्टेजेस में। ठीक है, तो पहला अजम्पशन आपका होता है, इसमें देखिए ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, बहुत ही थियोरेटिकल पॉइंट्स है। पहला अजम्पशन है इसका, goods consumed are homogeneous। goods consumed are homogeneous। अब एक वर्ड होता है होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अगर आपने अंग्रेजी की कक्षाएं अच्छे से करी होंगी स्कूल्स में तो आपको पता होगा होमोजेनस और हेट्रोजेनस में काफी खासा डिफरेंस होता है। होमोजेनस का मतलब होता है कि जो आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए, और हेट्रोजेनस का मतलब होता है गुड्स आपके डिफरेंट हो। जब मैं आपको टोटल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी समझा रही थी या मार्जिनल यूटिलिटी समझा रही थी, तो मैंने TU की डेफिनेशन में आपको बताया था कि TU जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही गुड हो, वो वैरायटी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो सकते हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स वगैरह वगैरह का, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था कि एक इंडिविजुअल है, उसकी टोटल यूटिलिटी हमें निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? उसकी टोटल यूटिलिटी। एप्पल्स, मैंगो, ग्रेप्स, पीचेस और एक कोई और फ्रूट ले लेते हैं, ऑरेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स मैंने लिखे हैं या ये जो फ्रूट्स मैंने लिखे हैं, ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल हैं आपके हेट्रोजेनस के। किसके? हेट्रोजेनस के। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपस में सेम नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये जो फैमिली को बिलोंग करते हैं वो तो फ्रूट फैमिली है। जी बिल्कुल, फ्रूट फैमिली को बिलोंग जरूर करते हैं, पर ये प्रोडक्ट्स आपस में सेम नहीं है। मतलब इनकी जो क्वालिटी है या जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनमें वो सेम नहीं है। अब इस पे मेरे साथ कोई बहस नहीं करेगा कि इसमें तो विटामिन C पाया जाता है, ग्रेप्स में भी विटामिन C पाया जाता है, एप्पल में भी। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, हम डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं। मतलब एक एप्पल ऑरेंज से अलग है, ये आप भी जानते हैं, और ये यूनिवर्सल एक ट्रुथ है कि अगर आप एक जगह एप्पल रखें और एक जगह ऑरेंज रखें और किसी को मतलब चूज करने के लिए दीजिए, तो वो अगर ऑरेंज खाना पसंद करेगा तो वो ऑरेंज ही खाएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे नहीं जाएगा कि एप्पल में भी विटामिन C होता है तो मैं चलो एप्पल ही खा लेता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है TU की। जब हम TU कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें प्रोडक्ट्स हमेशा हेट्रोजेनस होते हैं। इनका या तो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये सभी एक साथ कंज्यूम किए जा सकते हैं ताकि हम टोटल यूटिलिटी डिराइव कर पाए। लेकिन जब हम बात करते हैं MU की, किसकी बात करते हैं? हम जब बात करते हैं MU की, तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स हो जाते हैं होमोजेनस। मतलब प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, बस किसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है? उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। कल जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको बर्गर का। अब मेरी क्लास में खाने पीने के एग्जांपल्स बहुत रहते हैं,
तो भूख लगे तो आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको बर्गर का। अब देखिए बर्गर एक कमोडिटी है, एक फूड आइटम है, इसी के कंजम्पशन रेट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। हम इसकी वैरायटी में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं कि अभी मैंने वेज बर्गर खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने चिकन बर्गर खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने कुछ पनीर बर्गर खा लिया। इस पे डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। मतलब अगर हम बर्गर खा रहे हैं और हमें MU निकालना है तो एडिशनल यूनिट किसकी हम कंज्यूम करते जाएंगे, उसी सेम बर्गर की। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम MU की बात करते हैं और प्रोडक्ट हमारा हेट्रोजेनस है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि याद करिए मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या बताई थी, क्या बताई थी मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, कि जैसे जैसे आपका एडिशनल यूनिट कंज्यूम होता है उस एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। किसके पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। अभी भूख लगी है, आपने एक बर्गर खा लिया, थोड़ी और भूख लगी एक बर्गर और खा लिया, थोड़ी और भूख लगी एक बर्गर और खा लिया, लेकिन उसके बाद आपके पेट की भी एक क्षमता होती है, आपकी भूख भी थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगेगी। अगर इसके बाद आपने एक बर्गर चलिए किसी के कहने पे खा लिया, आप उसको खा तो लेंगे लेकिन उसकी यूटिलिटी आपके लिए नहीं रहेगी। हो सकता है आपको थोड़ा उल्टी जैसा फील हो, थोड़ा सा ब्लोटेड फील हो कि बहुत ज़्यादा खा लिया। जो आपको फीलिंग आती है ना कि यार बहुत ज़्यादा मैंने खा लिया है, यही होती है आपकी यूटिलिटी खत्म होना। मतलब उस ड्यूरेशन में आपके लिए बर्गर की यूटिलिटी खत्म होती नजर आती है। आपको किसी और पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपने 3 बर्गर खा लिए लेकिन कोई और इंसान भूखा है, उसके लिए वही एक बर्गर की नई यूटिलिटी उसके लिए साबित होगी। इसीलिए मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको कि जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स हमेशा होमोजेनस मतलब सेम होते हैं, और जब टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा हेट्रोजेनस होते हैं। लिख लीजिए इसको, लिख लिया। चलिए दूसरा लिखते हैं असम्पशन। हाँ, MU और TU के मतलब यूटिलिटी के ही असम्पशन है। ठीक है, ठीक है। दूसरा असम्पशन है आपका द गुड इज कंज्यूम्ड विद इन शॉर्ट पीरियड विदाउट एनी। गुड्स या प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड within a short period of time. Goods are consumed within a short period of time. और तीसरा assumption है goods consumed without any break. Goods are consumed without any break. अब कहने के लिए तो ये दोनों assumptions आपको सेम लगेंगे कि यहाँ पे मैम ने लिखा है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी ब्रेक। लिखने को कई बुक्स में एक साथ भी लिखा रहता है, पर मैं यहाँ आपको अलग अलग इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि देखिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होना और विदाउट ब्रेक कंज्यूम करना बहुत ही डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। एक डिफरेंस होता है जैसे कि कभी आपने अपने दोस्तों के साथ एक बेट लगाई होगी कि गोलगप्पे वाली जो बेट आप लोग लगाते थे कि एक मतलब क्या 10 मिनट में कितने गोलगप्पे कौन खा सकता है। ये जो ब्रेक मतलब ये जो आप बेट लगाते थे ये वाली बेट होती थी कि बिना ब्रेक के आप कितने गोलगप्पे एक बार में खा सकते हैं। ये जो बचपन में कभी आप बेट्स लगाते होंगे ग्रेजुएशन वगैरह में, जब आप स्कूल कॉलेज में अपनी लाइफ एंजॉय करते थे तो अक्सर आप लोग ऐसी शर्तें लगाते थे अपने दोस्तों के साथ में कि चलो मैं शर्त लगाता हूँ कि ये जो भी इंसान है 10 मिनट में कितने गोलगप्पे एक साथ खा सकता है। अब वो एक साथ खाने का क्या मतलब होता है कि बिना रुके कितने बार कितने गोलगप्पे वो खा सकता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई गुड्स आर कंज्यूम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बर्गर अगर आप खा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आप एक, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने जो भी कॉलेज आवर्स हैं, मान लीजिए आपकी क्लासेस शुरू होती हैं सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक रहती हैं, आपका इंटरवल टाइम होता है मान लीजिए 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से 2:30 बजे तक आपका ये इंटरवल का टाइम होता है, ठीक है, इसी में आपको वो खाना है। अब देखिए ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, अगर यही ड्यूरेशन होती आपकी 2 बजे से 4 बजे तक की, 2 बजे से अगर 4 बजे तक का आपका ब्रेक इंटरवल टाइम होता तो हम इसको मान के चलते कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, इसको हम मान के चलते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है, थोड़ा टाइम मतलब शॉर्ट पीरियड, ज्यादा गैप मतलब लॉन्ग पीरियड। अब अगर हम बात इसकी करें कि गुड्स आर कंज्यूम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसकी हम बात करें, मतलब वो जो आधे घंटे का ब्रेक है, इसमें आप कितने बर्गर खा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि 1 मिनट के अंदर तुम कितने पताशे खा सकते हो या कितने गोलगप्पे खा सकते हो या जो भी चीजें हैं, वो उसकी बात नहीं है। आधे घंटे मतलब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन तुम्हारा फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन, आपका टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है कि यही जो आपका इंटरवल है या यही आपका एक ड्यूरेशन है जिसमें आपको जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एमयू निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, उसकी एमयू निकालने के लिए जो आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हो गया यही कि आपका ये जो शॉर्ट पीरियड है और विदाउट एनी ब्रेक। कोई क्वेश्चन है? विदाउट एनी ब्रेक का मतलब बिना रुके आप कितनी कमोडिटीज कंज्यूम कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो कि मेंशन्ड है, आप उसमें कितनी कमोडिटीज कंज्यूम कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, कई बार बुक्स में दोनों अजम्पशन साथ में लिखे हुए आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ दोनों अलग अलग इसलिए एक्सप्लेन किए हैं क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि विदाउट एनी ब्रेक और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब आखिर होता क्या है। क्लियर है? चौथा अजम्पशन है आपका, इनकम डज नॉट चेंज। Income does not change। पांचवा assumption है taste preference habits do not change। ठीक है, ये आपके 3 और अजम्पशंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। एक अजम्पशन है इनकम डज नॉट चेंज। अब इनकम किसकी? कंज्यूमर की। ऑब्वियसली कंज्यूमर की इनकम नहीं बदलनी चाहिए। पांचवा है टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर डू नॉट चेंज या डज नॉट चेंज। छठा है आपका द लॉ डज नॉट अप्लाई टू एंटीक आइटम्स या फिर आइटम्स ऑफ रेयर वैल्यू। अभी इसको हम साइड में रखते हैं, पहले हम ये 2 अजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं। याद करिए जब मैंने आपको डिमांड पढ़ाया था तो मैंने आपको डिमांड की 2 अजम्पशंस बताए थे कि अगर डिमांड का कर्व हमें यूं ही बनाना है तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो नहीं बदलनी चाहिए, और कंज्यूमर की क्या? टेस्ट प्रेफरेंस और हैबिट्स, मतलब उसका क्या, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसका नहीं बदलना
चाहिए। ठीक है, ये हमने किस सेंस में समझा था? ये हमने डिमांड के सेंस में समझा था। अब जब हमने डिमांड पढ़ी थी तो मैंने एक और चीज बताई थी कि उसमें एक फैक्टर होता है यूटिलिटी का। मैंने बताया था कि यूटिलिटी भी एक फैक्टर होता है डिमांड का बढ़ने और घटने का। तो यहाँ पे ये जो दो अजम्पशंस गिवन हैं कि इनकम और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ना बदलना, यही आपके फैक्टर्स किसके लिए कंसिडर किए जाते हैं? यूटिलिटी एनालिसिस के लिए जब हम कंसिडर करते हैं तो ये फैक्टर्स भी हम कंसिडर करते हैं। अब इनकम की बात करी जाए तो जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिनीसो का, तो मान के चलिए आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन आपके पास कोई ऐसा एक बच्चा है या आपका कोई एक ऐसा इंसान है, कोई लव्ड वन है जिसके ऊपर आप बेइंतहा खर्चा करना चाहते हैं, तब आपके लिए उस सामान की यूटिलिटी नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर वो इंसान बेतुकी चीजें भी खरीद के लाता है या आपका कोई चाइल्ड ही है जिसको आपने पॉकेट मनी दी हुई है कि हाँ जाओ तुम जो भी है तुम खर्चा करो, तुमने उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे रखा है, तब आपके लिए उसकी यूटिलिटी कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक कमोडिटी, सिर्फ एक शौक रह जाएगा कि हाँ मुझे पैसे मिले थे तो मैंने मिनीसो में जाके इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया। भले ही उसकी यूटिलिटी उस इंसान के लिए या फिर आगे आने वाले टाइम के लिए है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है। क्लियर? टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस की वही बात हो गई कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर सामान का टेस्ट या प्रेफरेंस या आपकी हैबिट में नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उसको नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे, डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो आप उसकी यूटिलिटी भी किसी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स में कोई क्लियर मतलब कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब छठा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि डज नॉट अप्लाई टू एंटीक आइटम्स या फिर आइटम्स ऑफ रेयर वैल्यू। अब मैंने कहा था कि MU एक ऐसी यूटिलिटी होती है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी कम हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी में मैंने बताया था कि कलेक्शन या फिर एक साथ जब आप मल्टीपल आइटम्स कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी बनती है। यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं? एग्जाम्पल क्या, ये अप्लाई होता है म्यूजियम पे या फिर जो अमीर लोग होते हैं, रिच पीपल। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा उनको शौक होता है एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का। देखा होगा कि जब हमारे जो गांधी जी हैं, फादर ऑफ द नेशन, जब उनके कुछ एंटीक चीज़ें उसमें गई थी, क्या कहते हैं, नीलामी में गई थी, उनका चश्मा हो गया, उनकी शॉल हो गई, उनकी किताबें हो गई, उनका क्या कहते हैं जो भी एक कपड़े होते थे वो भी सब नीलामी में गए थे। तो ये किसने खरीदा था? दो ही लोग खरीद सकते हैं, या फिर उनका कोई म्यूजियम हो, मतलब जो म्यूजियम के अधिकारी होते हैं या तो वो खरीदते हैं, या फिर जो अमीर वर्ग की जनता होती है वो इसको खरीदती है। उसके लिए मैंने बताया था कि उसके लिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम उसी पर्टिकुलर एंटीक आइटम की कितनी कमोडिटीज कंज्यूम करें। कंज्यूम मतलब उसको खा नहीं रहे, मतलब उसका कितना आप खरीद के अपने घर में रख रहे हो, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनको तो इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके घर में कितनी ज़्यादा एंटीक आइटम्स हैं। उनके लिए क्या था कि प्राइस या फिर एंटीक आइटम क्या हो जाते हैं, एक स्टेटस सिंबल हो जाता है, या फिर उनकी ये एक हैबिट में होता है, या फिर कह लीजिए कल्चर का पार्ट होता है कि पुरानी से पुरानी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। जैसे कभी आप नेट जियोग्राफी देखते होंगे, एक चैनल है, कभी देखिएगा तो उसमें कई कल्चर्स में ये दिखाया जाता है कि जो अफ्रीकन पीपल होते हैं जब उनको जला दिया जाता है, मतलब जब उनकी डेड बॉडी फ्यूनरल वगैरह होता है, तो वो जो पॉट होता है जिसमें उनकी एशेस रखी जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं हिंदू सोसाइटी में, उन अस्थियों को, जिनको हम अस्थियां कहते हैं, उनको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। अलॉन्ग विद दैट लोटा, वो जो लोटा जिसमें हम लोग रखते हैं, उस लोटे को भी हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन जो अफ्रीकन कल्चर्स होते हैं या फिर कोई और कल्चर्स होते हैं, उसमें वो जो एंटीक चीज़ वो जो एक मटका होता है जिसमें एशेस वगैरह स्टोर होती हैं, उनको वो वैसे ही उठा के अपने घरों में रख लेते हैं। इनफैक्ट कभी आप देखिएगा तो जनरेशन्स के बहुत सारे मटके उनके दीवार पे ऐसे लगे रहते हैं। क्या उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए क्या हो गया, एंटीक आइटम हो गई, हमारी धरोहर हो गई, जिसको हम संरक्षित करके रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लॉ है आपके किस पे अप्लाई नहीं होता, आपकी एंटीक आइटम्स पे या फिर आइटम ऑफ रेयर वैल्यू। मतलब
अब ये है कि क्रोकोडाइल की स्किन है, किसकी स्किन है? क्रोकोडाइल की स्किन है, ठीक है। आपको पता होगा एनिमल क्रुएल्टी का केस भी बहुत बनता है, लेकिन ये क्रोकोडाइल की स्किन के क्या कहते हैं, लेदर पर्स बनते हैं, बूट्स बनते हैं, ये सब। और इनफैक्ट कई जगह पे लोग इसकी पूरी पूरी खाल अपनी दीवार पे टांग के रखते हैं। क्या है उनके लिए? ये उनके लिए एक यूटिलिटी है। किस लिए यूटिलिटी है? क्योंकि ये उनका स्टेटस सिंबल बता रहा है कि मैंने इसको हंट किया था, या फिर मैंने इसको कहीं खरीदा था, नीलामी में खरीदा था, या जैसे भी खरीदा था, इसको हमने खरीदा था। रेयर आइटम है, आप या हम में से कोई इसको नहीं रखना चाहेगा। हमारे लिए इनफैक्ट इसकी यूटिलिटी भी नहीं होगी कि इंसान देख के डर जाए, ड्राइंग रूम में आने से डरे, लेकिन कई लोग इसका कलेक्शन करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका छठा लॉ हो गया, मतलब छठा अजम्पशन हो गया कि एंटीक और वैल्यूएबल आइटम्स पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। क्या है? ठीक है, ये हमारे अजम्पशंस हो गए थे। हम इन्हीं अजम्पशंस पे बेस्ड हमारा रिलेशनशिप था बिटवीन टीयू और एमयू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ठीक। उसको करने से पहले कुछ हम सवाल ले लेते हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कंटेक्स्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप लोग उसका आंसर करिएगा। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि आपको रिलेशनशिप समझने से पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को क्लासेस डेली अटेंड करनी है। प्रीवियस क्लासेस जाके लाइव मतलब रिकॉर्डेड देखिए, रिवीजन करिए। अगर आपका कोई और बुक वगैरह है आपके पास घर पे, उसके क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व करने की कोशिश करिए, या फिर जो आपकी बेसिक बुक्स हैं कॉमर्स की, स्कूल में जब आप पढ़ते थे तब की बुक से थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करिए। पर चलिए हम बता देते हैं कि टोटल यूटिलिटी होती क्या है। टोटल यूटिलिटी आपकी होती है सम ऑफ पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, पर यूनिट ऑफ commodities consumed, ठीक है। TU इज इक्वल टू U1, U2, U3 और ऐसे ऐसे करके आपका n नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सम ऑफ गुड्स होता है, इसमें एक ही गुड नहीं होता है। मैंने बताया था इसमें कौन से गुड्स होते हैं, हेट्रोजेनस गुड्स होते हैं। हेट्रोजेनस गुड्स कौन से होते हैं, अलग तरीके के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, रंग, कलर, स्मेल, शेप वगैरह जो भी आप डिफरेंस करना चाहें वो आपके हेट्रोजेनस होते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड।
इसका था जो आप फॉर्मूला बता रहे थे, ये फॉर्मूला था आपका मार्जिनल यूटिलिटी का। क्लियर हो गया? चलिए, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलिए, इसमें स्टेजेस होती हैं, मैं पहले बता दूं कितनी स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजेस का नाम भी होता है क्या? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हाँ, पॉजिटिव, अच्छा आप बताओगे वही लिखेंगे, पॉजिटिव। हाँ हाँ, बताओ बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला नेगेटिव। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से डिक्लाइन होने से मतलब नीचे आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने अभी जो बताया है उस हिसाब से हम 3 स्टेजेस मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर हम इसको ऐसे कह लें कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या होता है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्पेलिंग गलत हो गई, आप लोग इसको फुल लिखेंगे, मैंने यहाँ पे उसमें लिखा है। ठीक है, फिर स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। अब हो सकता है बुक्स में, आप जो बुक्स रेफर कर रहे हो उसमें अलग हो, मैंने जो बुक्स रेफर करी है या मैंने जो सोर्सेज से पढ़ा है वो अलग हो सकता है। आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वर्डिंग्स आप चाहे जो बोले। ठीक है, और ये होता है आपका स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, ये स्टेजों के नाम होते हैं। पहला पॉजिटिव, इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं। मैं कह रही हूँ कंटेंट पे फोकस करिए, शब्दों पे गौर मत करिए, क्योंकि जब आपके सामने ग्राफ बन के आएगा तो आपसे वो स्टेज का नाम हो सकता है जब क्वेश्चन में आए तो वो आपसे पूछ ले, लेकिन अगर आपको ग्राफ क्लियर होगा तो आपको स्टेज का नाम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया आपके स्टेजेस का नाम। मैंने फिर बता दिया 3 स्टेजेस होती है जब हम टीयू और एमयू में रिलेशनशिप समझते हैं। अब चलिए फेवरेट पार्ट पे आते हैं, बच्चों का ग्राफ। मेरा ग्राफ थोड़ा सा उल्टा हो, मतलब तिरछा हो सकता है, आप लोग सीधा बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सही बना? ये वाला कैसे जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। ये ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका ग्राफ है। ये जो एक तरीके से आपका, देखिए इधर आपको दिखाई देगा कि एक तरीके से ये आपका के फिगर बन रहा है। एक तरीके से ये क्या बन रहा है? आपका के फिगर बन रहा है। ये मेरे समझने का तरीका था, जब मैं इसको समझती थी तो मैं इसको ऐसे समझती थी। आप लोगों को जैसे समझ रहा हूँ आप लोग वैसे समझ लीजिए, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक हिंट दे दिया कि कभी अगर बात चले टीयू और एमयू की और आपको याद नहीं आ रहा है तो आपके जो लेटर होता है कैपिटल में, थोड़ा सा कैलीग्राफी के साथ आप उसको याद कर लीजिए और आपको अपना टीयू और एमयू का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम प्लॉट करना शुरू करते हैं।
ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ होता है। इसमें मैंने बताया 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज में अगर हम इसको स्टेज 1 माने, इसको हम स्टेज 2 माने और इसको हम स्टेज 3 माने, तो ये आपकी स्टेजेस हो गई। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। पहले आप लोग ग्राफ कॉपी करिए। आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक्स में आपके ग्राफ ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ग्राफ अगर आप खुद से सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्लीज़ वो मत करिएगा कि अभी तो कॉपी हमारी चेक नहीं होती तो हम कैसे भी ग्राफ बना दें। बिल्कुल मैं कह रही हूँ अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है। स्केल, पेंसिल, जो भी आपको समझ में आ रहा है, इनफैक्ट ग्राफ पेपर का भी मदद आप ले सकते हो, लेकिन ग्राफ आप लोग प्लीज़ सही से प्लॉट करिएगा। ठीक है, ग्राफ हो गया। अब हम लोग यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टेज 1। अब देखिए, हम जब स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, बेसिक फैक्टर तो मैं यहाँ लिखना ही भूल गई, आप लोगों ने भी मुझे नहीं बताया। ये आपका TU है और ये आपका MU है। ठीक है, ये जो पहला ग्राफ है जो ऊपर की तरफ है, ये आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व है और नीचे वाला आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। अब ध्यान से देखिए, जब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती हुई आपको कुछ ऐसे से नजर आ रही है, और इसी टाइम पे आप क्या देखेंगे कि आपका जो MU है वो आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो MU है ये आपका घटता हुआ नजर आपको आ रहा है। तो स्टेज 1 आपकी क्या कहती है कि when TU increases at an increasing rate, then MU decreases. Then MU starts to decrease या फिर MU decreases। यहाँ पे starts to decrease लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि decrease तो आपका MU कर ही रहा है। ठीक है, क्या होगा आपका MU starts to decrease। ठीक है, पहली स्टेज फिर से ध्यान से देखिए, जब आपका TU बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आप धीरे धीरे पहाड़ को चढ़ रहे हैं, इसको आप एक पहाड़ मानिए। ठीक है, धीरे धीरे आप अपना पहाड़ चढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग रेट। लेकिन जब आप ढलान पे आते हैं, वैष्णो देवी की चढ़ाई तो सबने करी होगी, ठीक है, करी है। उसमें क्या होता है, जब आप चढ़ते हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपको एक स्ट्रेट ढलान सी दिखाई देती है। उसमें क्या आप देखते हैं कि आपको चढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ बिल्कुल होती है, लेकिन जब आप वापस नीचे आ रहे होते हैं तब आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। कई बच्चे तो रोल वोल करके नीचे चले आते हैं। इसमें यह समझने की बात है कि जब आपका TU बढ़ता है तो थोड़ी सी तकलीफ उसको होती है धीरे धीरे, क्योंकि ये 0 से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 आप बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे TU जब आपका बढ़ रहा है तो जो आपका MU है ये डिक्रीजिंग रिटर्न से नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे वो पूरा इंक्रीज हो गया। ठीक है, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको देखा कि वो इंक्रीज हुआ था, कभी वो इंक्रीज हुआ था, लेकिन जब पहली स्टेज होती है और TU आपका बढ़ रहा है तब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि MU आपका अब डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब अब MU आपका धीरे धीरे डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। पहली स्टेज क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम? फिर से देख लीजिए, स्टेज 1 व्हेन TU इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट,
इसको प्लीज पूरा लिखिएगा, mu starts to decrease। ठीक, ये हो गया। स्टेज 2 यहाँ पे लिख दूं मैं, दिखाई देगा? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं स्टेज 2 बना रही हूँ। ठीक, ये आपकी स्टेज 2 है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट है जहां पे मैं गोला बना रही हूं, ये पॉइंट है किसका, कि अब टीयू धीरे धीरे ऊपर अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है। टीयू की बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा और अब अपने मैक्सिमम पे वो पहुंच गया है। मतलब आप पहाड़ चढ़ते रहे चढ़ते रहे चढ़ते रहे, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे अब आप पहाड़ के एकदम शिखर पे पहुंच गए। अब वो उस पहाड़ का क्या है, टॉप पॉइंट है। अब आप उससे नीचे ही जाएंगे, अब उसके अलावा कहीं जाने की जगह नहीं है। अब कई लोग कहेंगे कि मैम इधर से पीछे भी तो आ सकते हैं। नहीं, हम एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करेंगे। अगर आप पहाड़ ऐसे चढ़े हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है आप पहाड़ से नीचे भी इस साइड से ही आएंगे, वापस उल्टा चढ़ के वापस कोई नहीं आता। ठीक है, तो हम टीयू को ऐसा पहाड़ मान रहे हैं। आप इधर से पहाड़ चढ़े, उसके शिखर तक पहुंचे, वो उसका क्या हो गया, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। एक पहाड़ का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसी को हम टीयू का हाईएस्ट पॉइंट या फिर मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टीयू है वो जब स्टेज 2 में आता है तो लिखेंगे हम टीयू रीचेस इट्स मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, मैं कह रही हूं वर्ड्स पे मत जाइएगा, सिर्फ कंसेप्ट समझिए, मैक्सिमम या हाईएस्ट पॉइंट। देन mu is 0, mu is 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे mu आपका 0 है, क्योंकि अब उसने ये जो नीचे की y x एक्सिस है उसको टच कर लिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी लाइन आ रही थी mu की, यहाँ पे जब उसने अपनी लाइन को टच कर लिया, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। यहाँ पे जब mu ने अपनी लाइन को टच कर लिया तो वो क्या हो गई, ये आपकी 0 मानी जाएगी। देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, इसी से स्ट्रेट में जाएंगे तो क्या होगा आपका 0। तो मैंने आपको स्टेज 2 में समझाया कि when TU reaches its maximum mu is 0 या mu becomes 0। हम क्या समझ रहे हैं, TU और mu में रिलेशनशिप। आप पहाड़ चढ़े, उसके शिखर तक पहुंचे, लेकिन जब आप ढलान पे उतर रहे हैं तो क्या आप देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि बस अब वो ढलान आपकी वहां पे खत्म हो गई। अब उसके बाद हो सकता है स्टेयर्स हो या हो सकता है एक कोई फ्लैट सा सरफेस हो। एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आप पहाड़ चढ़ रहे थे, ठीक है, अब आप पहाड़ उतर रहे हैं, उतर रहे उतर रहे उतर रहे उतर रहे और अब ऐसे। तो ये जो आप पहाड़ चढ़े, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट आया, लेकिन जब आप उतर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक कट पॉइंट आया। यहाँ पे जो आपका कट पॉइंट है यही आपका 0 है और यही आपका पहाड़ पे क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के उसमें समझाया है। ग्राफ आपके अलग अलग ही बनेंगे, ये बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप ढलान से नीचे उतरे तो एक कट पॉइंट आया, हो सकता है उसके बाद फिर स्टेयर्स हो और रास्ता खत्म हो जाए। ठीक है, ये आपको पहाड़ के एग्जाम्पल से समझाया। वापस आएंगे, फिर से देखेंगे TU मैक्सिमम mu इज 0। फिर स्टेज 3 कहाँ बना, चलिए स्टेज 3 के लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। साइड में छोटा सा ग्राफ हम फिर से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्वीनियंस हो। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेज 3 की। किसकी, स्टेज 3 की। इसमें हमने क्या देखा कि अब पहाड़ का शिखर खत्म हो गया, अब आप नीचे उतरना शुरू करेंगे। मतलब
ये आपका TU था, ये आपका MU था, ठीक है। अब TU क्या है, अब TU डिक्रीज होने लगा है, मतलब TU स्टार्ट्स टू फॉल, TU स्टार्ट्स टू फॉल या फिर डिक्रीज, TU स्टार्ट्स टू फॉल या फिर डिक्रीज। ध्यान से देखिए, TU अब आपका नीचे की तरफ ढलान उसकी आ गई है, ऊपर चढ़ा नीचे आ गया। अब जब हम MU से उसका रिलेशन देखेंगे तो देखिए अब MU क्या हो गया, उस लाइन को पार कर गया, ये आपका 0 था, अब 0 की लाइन को पार कर गया, अब वो क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया। ये एक्सेस सबको पता है, इस एक्सेस में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये पता है, ठीक है। उसी हिसाब से जब हम इस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, जब एक्स एक्सिस से आपका MU नीचे चला गया, उस एक्सिस को पार कर लिया, तो आपकी MU क्या हो गई, नेगेटिव चली गई। MU becomes नेगेटिव, ठीक है, MU becomes नेगेटिव। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका क्या दर्शाता है, MU। अब आपने पूछना, अगर समझा होगा तो आप समझ गए होंगे कंसेप्ट कि MU आपका नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जब MU आपको बताया था कि एक पॉइंट के बाद जब आप किसी चीज का कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं, मतलब आप खा ही रहे हैं या पानी पीते ही जा रहे हैं, तो आपके लिए उस पानी या उस खाने की क्या हो गई, यूटिलिटी खत्म हो गई। तो इसीलिए आपका जो यूटिलिटी का खत्म होना है, ये जो यूटिलिटी आपकी एक पॉइंट ऑफ कंजम्पशन के बाद खत्म हो जाती है, यही आपका बन जाता है क्या, MU के नेगेटिव होने का रीजन बन जाता है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन उस कमोडिटी की यूटिलिटी अब आपके लिए खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बार फिर इसको समझते हैं, बर्गर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये कुछ आपका बर्गर ऐसे सा दिखता है, ठीक है, ये आपका बर्गर, ठीक है, ठीक है, ये कुछ आपका बर्गर है। आपको बहुत भूख लगी है, आपने एक बर्गर खाया, कर्व में बना रही हूँ, कर्व ध्यान से देखिएगा। आपने एक बर्गर खाया, अच्छा लगा, दूसरा बर्गर खाया, अच्छा लगा, तीसरा बर्गर खाते खाते अब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि अब आपको लगता है कि अब बस, अब मन भर गया है, इसके बाद अब मैं नहीं खा सकता या खा सकती, ठीक है। ये हमेशा ऐसा होता है कि जब आप खाना खाते हैं अच्छा लगता है, एक बार और खाया, प्लेट में एक बार और चीज ली, अच्छा लगा, तीसरी बार जब आप खुद को सर्व करते हैं या खाते हैं तो अब आपको लगता है कि अब इसके बाद मैं नहीं खा सकता। लेकिन जब आप चौथी बार उसको खाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, अब उस प्रोडक्ट की यानी इस बर्गर की आपके लिए यूटिलिटी खत्म हो गई है। अब वो क्या होने लगा है, अब वो नेगेटिव की तरफ जाने लगा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये जो कर्व है ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व बनेगा। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो आपको ये 2 डायमेंशंस में कर्व बना हुआ नजर आएगा। हो सकता है एग्जाम्स में एक ही XY एक्सेस हो जिसमें ये 2 ग्राफ बने हो, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही कर्व है, इसको जिसको मैं K बता रही थी, ये आपका वही कर्व है, ठीक है। ये आपका वही कर्व है जो बताता है आपका क्या, रिलेशन बिटवीन TU और MU। एक पॉइंट के बाद जब उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो MU आपका नेगेटिव या फिर एकदम ही डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपका होमवर्क है ये कि आप एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे
कुछ ऐसी टेबल बनाएंगे आप, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और यहाँ पे अपना ग्राफ बनाएंगे अच्छे से। और आप इसमें लिखेंगे कि स्टेज 1 में जब टीयू क्या होता है, एमयू पे क्या असर पड़ता है, स्टेज 2 में क्या होता है, और फिर साइमल्टेनियसली स्टेज 3 में क्या होता है। और आप ग्राफ अच्छे से बनाएंगे, फेयर में बनाएंगे, ताकि आपको याद रहे और आपके लिए ये एकदम पक्की सी बात हो जाए कि अब कोई आपसे पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि टीयू और एमयू में क्या डिफरेंस होता है और क्या रिलेशनशिप हम इसमें एस्टैब्लिश करते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। चलिए फिर एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कल की क्लास से और आज की क्लास का, ठीक है, ताकि जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए। हमने पढ़ा था यूटिलिटी क्या होती है, इसके टाइप्स पढ़े थे। आज हमने उसके क्या पढ़े, अजम्पशंस पढ़े। टाइप्स कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं यूटिलिटी के? 4 टाइप की यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी। आज हमने अजम्पशंस पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। मतलब कल जो हमने ये यूटिलिटीज पढ़ी थी, इसके बीच में आज हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया और इसका ग्राफ भी समझा, ठीक है। ये हमने कल से और आज की क्लासेस में इतना हमने डिस्कस किया था। इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यही आपके सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन आपके अजम्पशंस या फिर टाइप्स या फिर रिलेशनशिप बिटवीन से बन सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये और इसका ग्राफ, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए। ये आज की क्लास का आपका जिस्ट था, एक समरी थी। आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। बाकी हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।